नमस्ते नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का पढ़ेंगे पाठ दूसरा, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो वे नग्न आंखों से, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, देखने के लिए किसी यंत्र जैसे कि माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनसे हमें लाभ होता है, तो उन्हें मित्र सूक्ष्म जीव कहते हैं। मित्र सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि कुछ हमें बीमारी फैलाते हैं, पौधों में, मानव में और अन्य प्राणी में, उन्हें हम शत्रु की कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि आपने आसपास के स्थानों पर एवं पौधों एवं जंतुओं से अनेकों सजीव देखे हैं, परंतु कुछ ऐसे जीव भी है जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से, केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। और यंत्र कौन सा होगा, इसे हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है, इसकी जगह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखें तो क्या दिखाई देगा, काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। आप जानते हैं संरचनाएं क्या है और ये कहां से आई। ये एक तरह के सूक्ष्म जीव ही है। अगर सूक्ष्म जीव बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी ले, जल डाले, मिट्टी के नीचे बैठ जाने के बाद जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्म दृष्टि से देखे और कि क्या दिखाई देता है। इसके अलावा तालाब जल की कुछ बूंदे ले, कांच की स्लाइड पर फैलाकर माइक्रोस्कोप से देखे, आपको सूक्ष्म जीव होंगे वो इसमें क्या है कि गति करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। इन प्रेक्षणों पर पता चलता है कि सूक्ष्म जीव पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। क्या पता चलता है, मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं, जिन्हें क्या कि सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म है ना, बहुत बहुत ही छोटे, और जो आंखों से नहीं दिखते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म दर्शी या माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। और इन्हें 4 वर्गों में बांटते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे बैक्टीरिया भी कहते हैं, कवक या फंजाई, प्रोटोजोआ और शैवाल या एल्गी। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दिखाए गए, अभी देखेंगे हम। अब विषाणु यानी वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, जिसने पूरी मानव सभ्यता को परेशान करके रखा है। बार बार म्यूटेट होकर नए नए रूप में आ रहा है, बार बार एक दो दूसरी तीसरी लहर उत्पन्न कर रहा है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी कोई जीवित जीव होता है, उसकी शरीर में एंटर करके ये क्या क्या अपनी कॉपी बनाते हैं। और अगर जीवित जीव से बाहर है तो ये निर्जीव है, मरे हुए के समान रहते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, या तो किसी बैक्टीरिया में घुसकर वृद्धि करेंगे या किसी पौधे या जंतु में। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए अनुसार सामान्य रोग, कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। तो विषाणु द्वारा वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, खांसी हो गई, पोलियो हो गया और खसरा। अब अतिसार यानी डायरिया या मलेरिया, अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। टाइफाइड एवं क्षय रोग, ये दोनों जीवाणु द्वारा होते हैं ना, बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। क्षय रोग है ना टीबी, और ये टाइफाइड। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में हम कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं, जीवाणु दिखाए गए हैं, एक तो स्पाइरल आकार के, एक छड़नुमा जीवाणु। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 2 शैवालों के उदाहरण दे रखे हैं। यह है क्लेमाइडोमोनास और है स्पाइरोगैरा। इसी तरह प्रोटोजोआ है, अमीबा और पैरामीशियम।
ठीक है, तो इनके कुछ चित्र बना रखे हैं। अब कुछ कवक, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये कुछ कवकों के उदाहरण है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और ये होती है वायरस की संरचना। और कोरोना वायरस में ये क्या है कि ये क्राउन टाइप के होते हैं ऊपर, जिनसे कि वायरस चिपकता है, इसलिए उसे कोरोना वायरस कहते हैं। ठीक है, तो ये है वायरस की संरचना। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, और बहुकोशिक जैसे कि शैवाल और कवक। यानी एक कोशिक भी हो सकते हैं। एक कोशिक सूक्ष्म जीवों के उदाहरण कौन कौन से हो गए? तो एक कोशिक कौन कौन से सूक्ष्म जीव हो गए? एक तो जीवाणु और प्रोटोजोआ मुख्यतः, और कुछ शैवाल भी इनमें आते हैं। बहुकोशिक में आते हैं शैवाल और कवक। ये बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल यानी कीचड़ में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेला रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु ग्रुप या समूह में या कॉलोनी बनाकर रहते हैं। अब सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है, जबकि कुछ हानिकारक तथा जीवों के रोग कारक। आइए हम इसका विस्तार से अध्ययन करें। पहला है मित्रवत सूक्ष्म जीव। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं ना, नुकसान नहीं फायदा करते हैं। नुकसान तो बिल्कुल नहीं करते, फायदा ही करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। अगर प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशिष्ट, विष्ठा, मलमूत्र, मल आदि विष्ठा है ना, मल का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। याद कीजिए, स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता वृद्धि करने में किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन है उसको पौधे 78% पाई जाती है वायुमंडल में, सीधी पौधे लेते नहीं, तो इसके नाइट्रेट अन्य यौगिकों में जीवाणु बदल देते हैं, जिसका पौधे ग्रहण करते हैं। और इस नाइट्रोजन का क्या उपयोग है पौधों में? प्रोटीन बनाने में उपयोगी है। अब दही और ब्रेड का उपयोग। दही और ब्रेड का बनना। कक्षा 7 में पढ़ के जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जब हम गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं जिससे दही जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं। एक बैक्टीरिया कारण होता है, लैक्टोबैसिलस। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिसे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, तो दूध को दही में बदल देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार, अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जीवाणु एवं ईस्ट के चावल के आटे में किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनते हैं। तो पहला मित्रवत हमारा जो जीवाणु है, जो मित्र की तरह रहता है हमारे साथ, वो है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदल देता है। अब जैसे इसने क्रियाकलाप दे रखा है, एक बर्तन में आधा किलो आटा या मैदा लेकर उसमें थोड़ी चीनी डालकर गर्म करें। इसमें थोड़ी मात्रा में यानी 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। आप 2 घंटे बाद देखते हैं कि आटा फूल जाता है। ऐसे ईस्ट पाउडर मिलाते हैं। खमीर, खमीर द्वारा उठा हुआ मैदा। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ये बैंकिंग उद्योग में ईस्ट के उत्पादन उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक भी इसी तरह फुलाकर बनाए जाते हैं। अगर सूक्ष्म जीवों का कॉमर्शियल या वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा रहा है। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है।
ठीक है। और यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखा है कि ये देखते हैं 500 ml 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2-3 चम्मच चीनी, आधा चम्मच ईस्ट का पाउडर 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान गर्म यानी स्थान पर ढककर रखिए। विलयन को सूंघ कर देखिए। तो इसमें क्या होता है हम देखते हैं। ये गंध एल्कोहल की है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण हुआ है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। तो किण्वन क्या होता है याद रखना, चीनी होती है ना, उसका है ना एल्कोहल में परिवर्तन क्या है कि किण्वन कहलाता है। और लुईस पास्चर थे ना, लुई पास्चर, इन्होंने किण्वन की खोज की थी कब? 1857 में। 1857 आप डेट याद रख सकते हो कि भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 डेट इजीली याद रह सकती है। अब सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजीवी की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। यानी एक सूक्ष्म जीव है जिससे दवाई बनाई, वो अन्य सूक्ष्म जीव को मारता है। एक फायदे का हो गया और नुकसान वाले का खत्म कर दिया, अतः उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इसी प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादन किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजीव का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों में चिकित्सा के, यानी कि कोई सूक्ष्म जीव है, पहले देख लेते हैं मानव पर फायदा कर रहा है नुकसान, फिर उसका कोई एंटीबायोटिक बन रहा है या नहीं बन रहा, और ये सूक्ष्म जीव के अन्य वृद्धि रोक रहा है। इन बहुत सारे ऐसे फैक्टर है कि ये एक कोई सूक्ष्म जीव है कि इसका एंटीबायोटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये दूसरे ये एंटीबायोटिक बन गया तो किस जीवाणु को ये मार रहा है, क्या वो अन्य जीवाणुओं को कितना नुकसानदायक है। इस तरह मानव का बचाव किया जा सकता है। एक तरह का मित्रवत हो गया ये काम, मित्रवत सूक्ष्म जीव हो गया। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने 1929 में क्या किया, जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्त्री पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से उस पेनिसिलिन की खोज हुई। ठीक है ना। इस तरह इन्होंने एक कोइंसिडेंट यानी कि ऐसे ही अचानक से ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन पावर ज्यादा थी, उन्होंने ध्यान रखा क्या हो रहा है प्रयोग के दौरान, और पेनिसिलिन की खोज की किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं व सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के लिए रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अब ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कार्य कोर्स भी पूरा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मार्केट से एंटीबायोटिक खरीद ली और ले ली। डॉक्टर की देखरेख में होनी चाहिए, जितनी दे उतनी लेनी चाहिए, न तो ज्यादा न कम। यदि आप प्रतिजैविक उस समय तक लेंगे जब आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से लिए गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि रोग विषाणु द्वारा होते हैं। यानी एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं तो शरीर में जाकर जीवाणु को मार देती है। ज्यादा लेंगे ना तो जो फिर वो जो जीवाणु या कीटाणु पैदा होंगे ना, तो उसके साथ ये समझौता कर लेती है, यानी इसका असर शरीर में खत्म हो जाता है। फिर ये ले या न ले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा शरीर के लिए नुकसानदायक भी होती है। ठीक है ना। जैसे हम चाय पीते हैं बहुत सारे, तो कोई दिन की 2 चाय पीता है तो 2 चाय से काम बन जाता है। कुछ होते हैं 3 चाय पीते हैं, 4 चाय पीते हैं। 2 चाय पीने वाला अगर 3-4 दिन के लिए भी 4 चाय पिए ना, ठीक है ना, तो क्या करेगा? कुछ दिनों के लिए पी, 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, फिर वो 4 चाय पर आ गया। अब क्या 2 चाय से उसका काम हो जाएगा? नहीं होगा। उसका सिर दर्द करेगा, उसे 4 चाय चाहिए। फिर अगर वो 5वीं चाय पिएगा तो और थोड़ी एनर्जी आएगी, 5-6 इस तरह बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ, कुछ लोग जैसे 1 चाय पीते हैं बहुत है, कभी बहुत ज्यादा उसका सिर दर्द करा तो कभी 2 पी लेते हैं, लेकिन जो 4 चाय पी रहा है ना,
और उसका सर दर्द चाय नहीं पीने से होता, 3 से नहीं ठीक होगा, 4 से हो सकता है या 5 से। इसी तरह एंटीबायोटिक होती है, डॉक्टर देते हैं उतनी लेनी चाहिए, वरना इनका एडिक्शन एक तरह का नशा हो जाता है। अब वैक्सीन या टीका, जैसे कोरोना की वैक्सीन अभी बनाई थी, कोरोना की कौन कौन सी हमारे देश में, एक तो है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत में बनी और कोविशील्ड एस्ट्रोजेनिका की है, ठीक है ना। तो ये इस तरह 2 कोरोना की वैक्सीन है जो हम लगवा रहे हैं। और कोवैक्सीन है उसमें 28 दिन का गैप रखा जाता है 2 डोज के बीच में, और कोविशील्ड है उसके बीच 2 डोज के बीच 84 डेज का गैप रखा जाता है। और ये 18 प्लस है, उन्हीं को लगती है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं आई। तो कौन कौन सी है कोरोना की वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड दोनों की 2-2 डोज लगती है। कोवैक्सीन 28 दिन बाद लगती है, 28 से 45 दिन के बाद दूसरी डोज लगती है, और 84 दिन के लगभग किसकी डोज लगती है, दूसरी डोज कोविशील्ड की, ठीक है। तो अब बात करेंगे किसकी, वैक्सीन की। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर को यह स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न नष्ट कर देते हैं। यानी किसी जिससे रोग फैल रहा है उसी जीवाणु को मारकर उसकी वैक्सीन बनाकर, जैसे कोवैक्सीन में क्या है, कोवैक्सीन में कुछ नहीं है, कोवैक्सीन वैक्सीन है, उसके अंदर कोरोना को मार के उसकी लाश है ना वो हमारे शरीर के अंदर डाली जाती है। तो ये मरा हुआ है और निष्क्रिय अवस्था में जब शरीर में जाता है तो शरीर की जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाती है और पहचान लेती है वो, तो इससे रोक गलती है और एंटीबॉडी बन जाती है। जब असली वाला ओरिजिनल जब आता है कोरोना तो पहले से तैयार रहती है वो, तो एक कोरोना और उसको मार देती है, इसलिए वैक्सीन लेनी जरूरी है। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव अस्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा जाए तो शरीर की कोशिका उसी के अनुसार लड़ने प्रतिरक्षा ने एंटीबॉडी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारा सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है, और अब इसमें कोरोना भी आ गया। लेकिन कोरोना क्या है कि बार बार म्यूटेंट हो रहा है। म्यूटेंट यानी कि रेप्लिकेशन। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं म्यूटेंट क्या होता है कोरोना का। जैसे हमारा साइन है ना, जैसे किसी का साइन है, जैसे अमन है, फिर से अमन किया, साइन करते गए 100-150 तक करते गए, सिग्नेचर की कॉपी होती है, लेकिन 100 या 125वें बार हम जब करेंगे कुछ ना कुछ पहले से अंतर आ जाएगा। इसी तरह है ना कि कोरोना की बार बार कॉपी बनती है, कॉपी है ना अपनी नकल करके नया कोरोना बनाता है। पहले वाले से कई बार क्या दूसरा वाला थोड़ा सा अलग बन जाता है, थोड़ा सा जब अलग बन जाता है ना तब क्या होता है कि कई बार तो वो एकदम खतरनाक होता है, ज्यादा रोग फैलाता है, ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, एक आदमी से कितनों में ये संक्रमण करता है, या कई बार निष्क्रिय होता है ना, रोग नहीं फैलाता। तो ये म्यूटेंट होना कोरोना की आम बात है, और इस तरह कई बार खतरनाक होता है। इसलिए बार बार पहली दूसरी लेयर आई, पहली लेयर आई ना उसमें कोरोना अलग था, दूसरी लेयर में म्यूटेंट अलग था, अभी साउथ अफ्रीका में नया आया। तो ये म्यूटेंट होते रहते हैं, कई बार ज्यादा खतरनाक होते हैं, कई बार कम होते हैं, ठीक है। अगर आपने बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन लगा दिए होंगे। आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, कौन कौन से टीके लगे थे, ठीक है। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन और समाचार पत्र में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप है ना, छोटे 5 साल के बच्चे तक है ना पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, 2 बूंद। संडे संडे कैंप भी लगता है। बोलो दिया जाने वाला एक तरह की वैक्सीन है वायरस की, पोलियो की वैक्सीन, लेकिन ये मुंह से दी जाती है, जबकि कोरोना का जो टीका वो इंजेक्शन से लगता है, ठीक है। इसी तरह चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को रोगों से बचाया जाता है। बड़े स्तर पर होता है टीके का उत्पादन, इसलिए तो कोरोना की जैसे कि 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हमारे देश में लग गई है। अब मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, तो पढ़ा दिया मैंने टीका या वैक्सीन। अब मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कुछ जीवाणु नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कर
मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, मृदा यानी मिट्टी, तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि करते हैं। इसे सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण है और ऑक्सीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन करते हैं, तो वो पौधों को मिल जाती है नाइट्रोजन के अन्य नाइट्रेट नाइट्राइट अन्य यौगिकों में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जैविक है ना, जीवाणु द्वारा हो रहा है। अब पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के बाद पहली और बूझों ने दूसरे विद्यार्थियों के घरों एवं बगीचों से पत्तियां फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उन्हें निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इनका विघटन होने से खाद में परिवर्तित हो गया। ये किस प्रकार, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ है, सब्जी आदि, अगर हम जमीन में डालते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उनकी खाद बना ली जाती है। यहाँ पर जैसे एक प्रयोग दे रखा है, 2 गमले ले लें, एक के अंदर आपको क्या है, पौधों का कचरा भरना है और दूसरे के अंदर पॉलीथीन खाली बोतलें प्लास्टिक के भरने हैं। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि जो गमले एक ही तो खाद बन जाएगी, क्योंकि इन पौधों का कचरा सूखी पत्तियां हैं, तो ये प्लास्टिक और थैली और ये ना कांच खाली बोतलें, इनका विघटन सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं होता और इनकी खाद नहीं बनती है। इस पर बता रखा है। आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो अंतर क्या होता है हम देखेंगे। गमला में पादप अवशिष्ट का विघटन हो जाता है, ये कैसे हुआ? सूक्ष्म जीव द्वारा पादप अवशिष्ट का विघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रकार हम इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग लिए जाते हैं। क्या आपको ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन और इनका के कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब है सूक्ष्म जीव उन क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। किनको नहीं कर सकते? प्लास्टिक की बोतलें वगैरह होंगे। ठीक है, अब है, आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों, सड़े हुए पादप एवं कभी कभी सड़े हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। क्या आप देखते हैं कुछ समय बाद वे विलुप्त हो जाते हैं? जैसे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है कहीं, कुत्ते वगैरह खा जाते हैं, कुछ ना कुछ भाग उसका रह जाता है। ठीक है ना, जंगलों में दूर जाए, काफी दिनों के बाद जाए तो वो वहां से गायब हो जाता है। गायब क्यों हो जाता है? कि उन्हें सूक्ष्म जीव खा गए, सूक्ष्म जीव उस जंतु को खा गए। इसी तरह पौधा है, पौधे भी धीरे धीरे जो भाग है, पत्तियां वगैरह जमीन में पड़ रहती है, धीरे धीरे वो गायब सी हो जाती है, उन्हें भी सूक्ष्म जीव अन्य यौगिकों को तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों और जंतुओं द्वारा, और ये इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, इन्हें पौधे या जंतु दोबारा उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होते तो ये कोई जंतु है, मरा हुआ है, कुत्ता है, गाय है, तो वो उसी तरह बदबू मारता रहता। तो पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में भी सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण इस प्रकार भूमिका निभाते हैं। अब है हानिकारक सूक्ष्म जीव। अभी तक जितने देखे हमें ये फायदा कर रहे थे, नुकसान देने वाले भी। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। यानी जो रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव क्या कहते हैं? रोगजनक या रोगाणु। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित यानी खराब कर देते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य में कौन कौन से रोग फैलाते हैं? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव सांस द्वारा, पेयजल द्वारा, हम जो पानी पीते हैं उसके द्वारा, हम जो खाना खाते हैं उसके द्वारा, या सांस के द्वारा। सांस के द्वारा कौन सा जाता है? कोरोना का, या पानी के द्वारा चला जाता है। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु सीधे संपर्क में आने से पर भी रोग का संचरण हो सकता है, इसलिए हम कोरोना में क्या मास्क लगा कर रखते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल अथवा भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा हाथ मिलाने से वगैरह से अगर किसी में कोई है बैक्टीरिया या वायरस तो दूसरे को फैल जाता है। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है हैजा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, इसमें एक और आप शामिल कर सकते हैं कोरोना। ठीक है, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों वायरस होते हैं। जुकाम होता है सामान्य, उसमें भी वायरस जनित रोग है, तो वायरस होते हैं और वायु में आ जाते हैं, वायु में तैरने लगते हैं, और इस वायु में से कोई आदमी दूसरा सांस लेगा तो उसके श्वास के साथ, वायु के साथ दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। और इसने दिया गया हम छींकते समय अपने मुंह पर, नाक पर एक रूमाल रखना चाहिए। अच्छा ये है कि संक्रमण व्यक्ति से पर्याप्त दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा अगर इस पर बीमारी है, और जिसको बीमारी है कोई जुकाम वगैरह तो उसको मास्क रखना चाहिए या रूमाल रखनी चाहिए। अगर कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी है जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के वाहक होते हैं या वाहक का काम करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है।
मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु इनके शरीर पर चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो इन रोगाणुओं का ट्रांसफर संभव है। यानी गंदगी पर बैठी, वहां पर कीटाणु है, बैक्टीरिया, वहां से उठकर भोजन पर बैठी तो उन बैक्टीरिया को ला के रख दिया भोजन पर। हम जो खाते हैं, खाने से हमारे पेट के अंदर चले गए और हमें बीमार कर देते हैं। संदूषित भोजन करेगा तो बीमार पड़ने की संभावना है। अतः सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढक कर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लीज, मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम का भाग है ना। मादा एनाफ्लीज मच्छर है, उससे मलेरिया होता है। इसी तरह मादा एडिज मच्छर है, डेंगू होता है। हम मलेरिया एवं डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? किस प्रकार का, जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको इकट्ठा ना होने दे, और यही सब है। क्या आ गया, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कभी रुका हुआ नहीं रखना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कभी जल को एकत्रित न होने दे। अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ और शुष्क रखे, और आसपास नालियां हैं उनके अंदर क्या है कि थोड़ा सा केरोसिन डाल दे हल्का सा। इससे क्या है कि मच्छरों के अंडे, लार्वा वो मर जाएंगे। और घर में मोर्टीन वगैरह, ऑल आउट वगैरह जला कर रखे। मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जो अपने आप। मलेरिया, मच्छरदानी का उपयोग हो गया, और ऑल आउट वगैरह कोयल लगा ली, या इस तरह ये हो गया। और आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने देना कूलर वगैरह में, ये सब है। बहुत सारी क्रीम आती है, वो हाथों पैरों में लगाकर सोने से मच्छर वैसे नहीं काटते। तो ये कुछ इनके उपाय थे। अगर मनुष्य में होने वाले कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाए जाने वाले रोग है ना, हमारे अंदर सूक्ष्म जीव जैसे कौन सा, एक होता है क्षय, क्षय रोग है ना, टीबी, ये जीवाणु द्वारा होता है। सबसे ज्यादा याद रखना कौन सा रोग किससे होता है, कुछ वायरस से होते हैं, कुछ जीवाणुओं से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। संचरण का तरीका ये वायु द्वारा फैलता है। खसरा, ये वायरस जनित रोग है, ये भी वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस जनित रोग है, वायु या सीधे संपर्क द्वारा। पोलियो है, ये भी वायरस जनित रोग है, ये भी वायु या जल से फैलता है। इसमें क्या होता है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। बचाव का उपाय क्या है, कि जो रोगी है उससे दूर रहो। रोगी व्यक्ति की व्यक्तिगत वस्तुओं, जिस जिसने उसने टच की, उसकी जो पर्सनल चीजें उनसे दूर रखो, और उचित समय पर इसका टीकाकरण कराना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए इन बीमारियों का। अब हैजा, ये जीवाणु द्वारा फैलता है, जल अथवा भोजन। टाइफाइड है जीवाणु, ये जल द्वारा फैलता है। और व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली भांति के पक्के भोजन, ये जो टाइफाइड है ना, ये बासी भोजन खाने से फैलता है। और स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सफाई रखें, ठीक है ना। उबला हुआ पेयजल, पानी अगर लगता है कि ये संदूषित है किसी तरह का, तो उसे उबाल कर पीना चाहिए, जिससे कि काफी बैक्टीरिया, कीटाणु मर जाते हैं। और टीकाकरण उपाय है ही। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस द्वारा फैलता है, इसका माध्यम है जल, उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए। और टीकाकरण, मलेरिया, प्रोटोजोआ मच्छर, एनोमादा एनोफिलिस से। इसी तरह यहाँ पर एडिस मच्छर आ गया, तो इनका उपचार क्या है, मच्छरों का मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, जैसे डीडीटी आती है, केरोसिन आता है, वो आसपास की नाली है उसमें गिर दिया तो और मच्छर के लार्वा मर जाएंगे। मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित ना होने दे, जितनी कोशिश करें वहां पर पानी इकट्ठा ना हो। अब जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य पौधों में नहीं, दूसरे जंतुओं में रोग फैलाते हैं। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। रॉबर्ट कोच थे ये, इन्होंने क्या किया, बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है, जीवाणु में बैक्टीरिया खोजा जो एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुरे एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेव में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। कुछ पादप रोग सारणी में दिखाए गए रसायनों का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों पर कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखते हैं कौन से। ये दिखा रखा है यहाँ पर, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग सारणी 2.2, जैसे नींबू कैंकर, ये जीवाणु द्वारा होता है। संचरण का तरीका वायु, गेहूं की रस्ट है, ये कवक द्वारा होती है। वायु और बीज, भिंडी का पित्त, ये भी वायरस द्वारा होता है। इसका संचरण का तरीका, सोर्स है इसका कोई कीटों द्वारा, ठीक है।
अब खाद्य विषाक्तता है ना, फूड पॉइजनिंग। कई बार हम देखते हैं कि कई शादी पार्टियों वगैरह जाते हैं तो वह खाना खा लेते हैं, उसके बाद उसे उल्टी होने लगती है, तो इसका क्या करना, फूड पॉइजन है। जैसे यहाँ पर देखा है, बुजुर्ग एक मित्र ने एक पार्टी में आमंत्रित किया, उसने वहां अनेक प्रकार के व्यंजन खाए, घर आने पर उसे उल्टी होने लगी, उसे अस्पताल ले जाएगा और डॉक्टर ने कहा कि यह खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजन होने वाली स्थिति है। सूक्ष्म जीव संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है, यानी कि जिन भोजन में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कहीं से भी पहुंच जाए, जैसे भोजन खुला हो या किसी के हाथ के कोई सूक्ष्म जीव चिपके हो, कोई बीमार रोगी हो, वो भोजन बनाए तो उनमें भोजन पहुंच जाते हैं और जो भोजन संदूषित हो जाता है ना, दूषित हो जाता है, रोग फैलाने वाला होता है, तो इसे खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ये भोजन को विषाक्त बनाने, जहरीला बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि ऐसे ही जैसे भोजन खा लिया कहीं पर शादी पार्टी में जाकर, और या कहीं पर भी कोई होटल वगैरह में खा लिया, कोई पड़ा हुआ दे दिया और उल्टियां होने लगी, ध्यान नहीं दिया, ऐसे हुआ होगा तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है अगर टाइम पर उपचार ना करें। अतः आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाए, और जहां पर पता ना हो, हम कहीं होटल वगैरह में जाते हैं, पूरा विश्वास ना हो कि यहाँ पर साफ सफाई से भोजन बनता है, नहीं बनता, तो वहां पर नहीं करना चाहिए। अब खाद्य परिरक्षण, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उनका रक्षण या परिरक्षण यानी स्टोर कैसे किया जा सकता है उन्हें। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के बारे में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार करते हैं। परीक्षण तो हो गया, टेस्ट, और परिरक्षण यानी स्टोर करना। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थानों पर ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद खराब हो जाता है, रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन को संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहले इन्हें कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उन्होंने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी लंबे समय तक, यानी जब आम बाजार से लाए 2-3 दिन रख दे तो वो खराब हो जाता है, लेकिन आम का अचार 1 साल तक खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि उसके अंदर खाद्य परिरक्षण मिलाए जाते हैं, परिरक्षक, तेल हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या खाद्य परिरक्षक है, ये अचार को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखते हैं। अब रासायनिक उपाय, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। खाद्य परिरक्षक के उदाहरण क्या हो गए, एक तो हो गया नमक, और एक खाद्य तेल यानी खाने वाला तेल, सब्जी में जो डालते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है, ठीक है ना। तो ये नमक और खाद्य तेल दो, इसी तरह कोई केमिकल भी होते हैं दो जो खाद्य परिरक्षक का काम करते हैं, एक तो सोडियम बेंजोएट, एक सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। जैम एवं सक्वेंस बनाने में रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। अब नमक द्वारा परिरक्षण किस प्रकार होता है। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे समय से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस अथवा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। अब चीनी द्वारा परिरक्षण, जैम, जेली, सक्वेंस का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से, जैसे टमाटर सॉस आता है वो बाजार में, केचप, वो क्या मीठा होता है, उसमें चीनी मिली होती है, चीनी द्वारा उसका परिरक्षण होता है। नमी में कमी आती है, चीनी का प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी को संदूषण से होने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म ठंडा करना, अपनी माँ को दूध उबाल कर आपने देखा होगा उबालते हुए, उबालने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। बाजार से दूध लाते हैं, उबालते हैं, दूसरे दिन चाय बनाते हैं तब उबालते हैं, तो इससे वो काफी खराब नहीं होता। इसी प्रकार हम जब रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में जो भोजन रखते हैं तब भी खराब नहीं होता, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकता है। यानी कि हमने एक चीज देखी कि तापमान ज्यादा है तब सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते, और तापमान काफी कम है तो वृद्धि नहीं करते। एक निश्चित रेंज है जिसके अंदर सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा दे, दूध गर्म कर लिया, गर्म भोजन है वो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, वहां पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती।
इसी तरह फ्रिज में कुछ खाना वगैरह रख दिया तो वो क्या कि वहां पर भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। तो एक निश्चित रेंज से ऊपर या नीचे तापमान करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। पास्चुरीकृत दूध का बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की और इसे पास्चुरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरुद्धिशील किए जाते हैं, पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और सुरक्षा होती है। यानी पैकिंग की हुई सामग्री का उपयोग करके भी हम सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसकी फिक्सेशन यानी 78% है, काम में भी ले जाती है फिर भी उतनी बनी रहती है। तो कैसे होता है? कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। याद कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम की जड़ों में लेग्यूम की ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीवता है। कभी कभी तड़ित यानी बिजली चमकती है द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है। इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र वो प्रक्रिया जो वायुमंडल में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को फिक्स रखती है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक घटक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में बदल जाती है तो इसका पौधे मिट्टी में जड़ द्वारा उपयोग करते हैं। इसके बाद अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में होता है। ठीक है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु तथा कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट का नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है। यानी जो पौधे सड़े गले होते हैं उनका क्या करते हैं, कुछ जीवाणु या उन्हें काट तोड़ देते हैं सरल यौगिकों में नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन के जो यौगिक बनते हैं नए जो पौधे उगते हैं उनको उपयोग कर लेते हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो यह है नाइट्रोजन का चक्कर का चित्र डायग्राम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो 78% है। यह तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक द्वारा उपयोग लिया जाता है। इसी तरह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीलहरी शैवालों द्वारा स्थिरीकरण होता है। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल दिया जाता है, और इसी तरह पौधों द्वारा इसको अवशोषण कर लिया जाता है। इन पौधों को जंतु एवं पौधे खाते हैं और उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु हो जाती है। पौधों जंतुओं की फिर से मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों में चला जाता है, और ये यौगिक बनते ही क्या करते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैस ये, और जो यौगिक होते हैं कुछ जीवाणु ने क्या करते हैं गैस में बदल जाते हैं और वायुमंडल नाइट्रोजन वापस चली जाती है वायुमंडल में गैस के रूप में। यह चक्कर चलता रहता है, जिससे कि वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है, और इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का चक्कर। अब हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है पार्ट के लास्ट में जो दे रखे हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते तब बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं दिखाई देते। ये बर्फीले शीतल मौसम से उष्ण झरनों में मरुस्थल दलदल यानी कीचड़ तक सभी प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, मिट्टी, पौधों, जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। एक कोशिक या बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु सबसे अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में शामिल किए गए। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को प्रकटित कर सरल पदार्थों में बदल देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार एवं मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को जहरीला बना देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिट्टी में स्थिरित कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है।
इसके बाद है मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों को बदल देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जिससे निट्रोमोशन वायुमंडल में होता है। प्रश्न है, कुछ प्रश्न देखते हैं इनमें। पहला है, सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। नीले हरे सवाल वायु से क्या लेते हैं? किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। एल्कोहल का उत्पादन किससे होता है? ईस्ट से होता है। हेजा जीवाणु द्वारा होता है। अब इनमें सही गलत का चिन्ह लगाना है। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? एल्कोहल के। कौन सा प्रतिजोगी है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर। और डेंगू का हो गया एडिज मच्छर। संसरणीय रोगों का मुख्य कारक घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली के फूल में फूल जाती है क्योंकि ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होती है। चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया का क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। कॉलम ए और बी को मिलाना है। तो जीवाणु है, किसका वाहक है? हेजा का कारक है पहला। राइजोबियम है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को दही में बदलता है ना, दही का जमना। ईस्ट क्या करता है? ब्रेड की बैंकिंग करता है। एक प्रोटोजोआ कौन सा है? मलेरिया का कारक। और एक विषाणु एड्स का कारक। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे हमने किए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना ही था। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।